मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपनी बात चल रही थी उत्प्रेरक। तो देखिए कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके आधार पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता क्या होती है, प्रभावित होती है, जिनको मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक होता है उत्प्रेरक वर्धक, ये ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। जैसे N2 प्लस 3H2 Fe NO 2NH3। तो देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को प्रयोग किया जाता है तो अमोनिया गैस का निर्माण किया गया है। तो इस Fe इसमें क्या है, उत्प्रेरक है। इसमें ये जो MO चूर्ण मिला दिया जाए, ठीक है ना, तो इस चूर्ण के कारण क्या है, इसकी क्रियाशीलता क्या है, Fe की बढ़ जाती है। इसी प्रकार एक होता है उत्प्रेरक विष, उत्प्रेरक विष। कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में कमी कर देते हैं, वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। जैसे यदि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड को मिला दिया जाए, CO को, N2 3H2 Fe और इसके स्थान पर CO को यूज में लिया जाए, ये जो अभिक्रिया होगी धीरे धीरे संपन्न होगी, क्योंकि ये ऐसा पदार्थ है जो Fe अर्थात उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में क्या कर दी, इसने कमी कर दी, तो ये उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। इसी प्रकार उत्प्रेरक के गुण, उत्प्रेरक के गुण देखिए, आप सभी को पता है जो उत्प्रेरक होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेते हैं। दूसरी विशेषता ये है कि उत्प्रेरक अल्प मात्रा में ही रासायनिक अभिक्रिया में मिलाए जाते हैं। उत्प्रेरक जो होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं या परिवर्तित करते हैं। इसी प्रकार उत्प्रेरक जो होते हैं वो किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते हैं। अनुत्क्रमणीय जो अभिक्रियाएं होती है, उत्क्रमणीय जो अभिक्रियाएं होती है उनमें ये दोनों दिशाओं में एक समान रूप से कार्य करते हैं। तो ये उत्प्रेरक के गुण से संबंधित हो गया। ये अपना चैप्टर यहाँ पर समाप्त। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपना अध्याय 7 परमाणु सिद्धांत, तत्वों का औद्योगीकरण व उसके गुणधर्म। तो देखिए सबसे पहले जो परमाणु के बारे में जिसने बताया था उनका नाम था महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने बताया था कि किसी तत्व का विभाजन किया जाता है तो अंत में जो सूक्ष्म इकाई बचती है अर्थात अविभाज्य जो कण बचता है वो परमाणु कहलाता है, जिसको सर्वप्रथम महर्षि कणाद ने बताया था। अब इससे संबंधित अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए। सबसे पहले डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो डाल्टन ने क्या बताया था, प्रत्येक पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे परमाणु कहा जाता है। अर्थात प्रत्येक जो पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उसे क्या कहा जाता है, परमाणु कहा जाता है। इसी प्रकार उन्होंने बताया था परमाणु एक अविभाज्य इकाई होती है। एक ही तत्व के सभी परमाणु क्या होते हैं, समान होते हैं। उनके रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु भार होते हैं उनका आकार होता है, रासायनिक गुणधर्म होते हैं, वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार इससे अगला है थॉमसन का परमाणु मॉडल। देखिए पहले वैज्ञानिक थे थॉमसन, जिन्होंने परमाणु की संरचना प्रस्तुत की थी। थॉमसन का परमाणु मॉडल।
पहले से वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु संरचना प्रस्तुत की, और इनके थॉमसन के जो परमाणु मॉडल को एक और नाम दिया जाता है प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल ये किशमिश केक की तरह होता है। तो इसमें थॉमसन ने क्या बताया था कि प्रत्येक जो परमाणु होते हैं उसमें धनावेशित और ऋणावेशित जो कण होते हैं उनका मान क्या होता है, समान होता है। और एक धनावेशित कण के रूप में होता है परमाणु, और उसमें इलेक्ट्रॉन समान मात्रा में उपस्थित होते हैं। जैसे इसमें क्या बताया जाता है कि तरबूज की सहायता से इस मॉडल को समझा जा सकता है कि तरबूज में जो लाल भाग होता है वो तो धनावेशित भाग होता है। इसी प्रकार उसमें जो बीज व्यवस्थित होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की तरह कार्य करते हैं। इसे थॉमसन का परमाणु मॉडल कहा जाता है। इसी प्रकार इसमें जो प्लम जो होता है, प्लम पुडिंग मॉडल में क्या बताया जाता है, प्लम जो होता है वो धनावेशित भाग को कार्य करता है, और इसी प्रकार पुडिंग जो भाग रह गया वो ऋणावेशित भाग को दर्शाता है या अर्थात इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। अगला टॉपिक, इसके बाद में रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। देखिए थॉमसन ने परमाणु संरचना जरूर प्रस्तुत की थी, लेकिन कई बातों का तर्क उन्होंने नहीं दिया था। और अगला जो रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था, तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल या स्वर्ण प्रयोग भी कहा जाता है। स्वर्ण प्रयोग तो देखिए रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना को समझाने के लिए एक पतली सोने की शीट का उपयोग किया और उस पर अल्फा कणों का प्रहार करवाया। किसका प्रहार करवाया? अल्फा कणों का प्रहार करवाया, और उससे विभिन्न प्रकार के प्रेक्षण प्राप्त किए। रदरफोर्ड ने देखा कि कुछ अल्फा कण हैं वो स्वर्ण पट्टिका से सीधे निकल जाते हैं, और कुछ अल्फा कण हैं अपने पथ से विचलित हो जाते हैं, और लगभग 20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण है अपने मूल पथ पर वापस लौट आता है। ये प्रेक्षण रदरफोर्ड ने प्राप्त किए थे। इसके आधार पर उन्होंने परिणाम प्राप्त किए। तो रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का लगभग जो भाग होता है वो खोखला होता है, जिसके कारण क्या है, जैसे मान लीजिए इस प्रकार है। तो परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है, जिसके कारण अल्फा कण क्या है, इससे सीधे निकल जाते हैं। इसी प्रकार परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान एक छोटे से जो द्रावित भाग होता है वो एक छोटे से केंद्र पर स्थित होता है, जिसे क्या कहा जाता है, नाभिक कहा जाता है। एक छोटे से केंद्र पर स्थित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। नाभिक के पास से जो अल्फा कण गुजरते हैं, जैसे मान लीजिए ये है, इस प्रकार ये अल्फा कण जब नाभिक के पास से गुजरे, इनका पथ क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा, और जो अल्फा कण नाभिक से टकराता है वो अपने मूल पथ पर वापिस लौट जाता है। जैसे मान लीजिए ये अल्फा कण नाभिक से टकराया है यहाँ से, और ये टकराकर अपने मूल पथ पर वापिस लौट जाता है। इसी प्रकार जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसमें निश्चित कक्षा में, वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते रहते हैं। ये रदरफोर्ड का स्वर्ण प्रयोग था। इसमें कुछ कमियां थी। पहले तो ये परमाणु स्थायित्व को नहीं दर्शाया। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियां, तो दो कमी इसमें महत्वपूर्ण मानी जाती है। एक तो ये रदरफोर्ड परमाणु मॉडल जो है, इन्होंने परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा पाया। इसी प्रकार जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्थायित्व को भी नहीं समझा पाया। रदरफोर्ड के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमा करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए इस प्रकार
प्रकार वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा कर रहे हैं। समय के अनुसार इनकी ऊर्जा के मान में क्या होगी, कमी होगी और अंत में जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के अंदर समावेशित हो जाएगा। तो इस बात की रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है वो व्याख्या नहीं कर पाया। तो इससे संबंध जो इसमें सुधार किया या इन कमियों को दूर किया वो है नील्स बोर का परमाणु मॉडल। तो देखिए अगला टॉपिक अपना नील्स बोर का परमाणु मॉडल। नील्स बोर का परमाणु मॉडल या परिकल्पना। देखिए नील्स बोर ने परमाणु की संरचना को समझाने के लिए कुछ कल्पनाओं का उपयोग किया जिसे नील्स बोर की अवधारणा या परिकल्पना कहा जाता है। जैसे सर्वप्रथम नील्स बोर ने बताया कि जो संपूर्ण धनावेशित भाग होता है वो एक छोटे से भाग में केंद्रित रहता है जिसे क्या कहा जाता है, नाभिक कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं निश्चित कक्षाओं में, जिन्हें कोश या कक्षा भी कहा जाता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की एक निश्चित कक्षा होती है। अब देखिए जैसे जैसे n के मान में क्या होगी, वृद्धि, मतलब कोश, उन कक्षाओं को K, L, M, N द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे जैसे कक्षाओं के मान में वृद्धि होगी वैसे वैसे इन कक्षाओं की इनसे क्या है, दूरियां, नाभिक से दूरियां बढ़ेगी। नाभिक से दूरियां बढ़ेगी तो इनकी ऊर्जा के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। इसी प्रकार नील्स बोर ने बताया था कि वे इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनके कोणीय संवेग मतलब MBR का जो मान होता है वो NH/2π का क्या हो, पूर्ण गुणज हो। MBR का मान क्या हो, NH/2π का पूर्ण गुणज हो। यहाँ पर ध्यान रखना N जो है वो कोश की संख्या को दर्शाता है। कौन सा कक्षक है, कोश की संख्या। H जो है वो प्लांक नियतांक होता है। बड़ी क्लास में पढ़ोगे, प्लांक नियतांक का मान होता है 6.62 × 10⁻⁴ जूल सेकेंड। H का ये मान फिक्स होता है। इसी प्रकार कि जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में या निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में संक्रमण करता है या प्रवेश करता है तो उनमें ऊर्जा का या तो अवशोषण होगा या उत्सर्जन होगा। अब देखिए इसके बाद में अगला जो अपना टॉपिक है नील्स बोर परमाणु की कमियां। तो नील्स बोर परिकल्पना की कमियां। देखिए इन्होंने माना था कि ये निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है तो इसके लिए पूर्ण रूप से कोई तथ्य नील्स बोर ने प्रदान नहीं किया था। इसी प्रकार कोणीय संवेग का मान जो ये लिया है NH/2π इसका भी कोई तर्क नहीं दे पाया। इसी प्रकार जो समस्थानिक होते हैं उनको भी नील्स बोर नहीं समझा पाया। तो अनेक प्रकार की नील्स बोर के परमाणु मॉडल में भी क्या थी, कमियां थी जो तर्क संगत नहीं थी, तर्क के आधार पर उन्होंने नहीं समझाया था। अब इसके बाद में देखते हैं कुछ महान वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने तत्वों की खोज की और उनसे संबंधित अपने विचार प्रस्तुत किए। सबसे पहले डोबेराइनर का त्रिक नियम, डोबेराइनर का
यांत्रिक नियम। देखिए सबसे पहले बता देता हूँ, डोबेराइनर जो महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रकृति में 9 तत्वों की खोज की थी। कितने तत्वों की खोज की? 9 तत्वों की। 9 तत्वों की खोज की थी और इन्होंने 3-3 तत्वों के समूह बनाए थे। कितने तत्वों के समूह बनाए थे? 3-3 तत्वों के क्या बनाए थे? समूह बनाए थे। 3-3 तत्वों के समूह, जिन्हें क्या कहा जाता है? ट्रिक कहा जाता है। डोबेराइन ने 9 तत्वों की खोज की थी और 3-3 तत्वों के समूह बनाए थे, जिन्हें क्या कहा जाता है? ट्रिक कहा जाता है। डोबेराइन के अनुसार जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, इन 3 तत्वों का समूह बनाया, इनको क्या कहा था? त्रिक। तो इनके अनुसार क्या कहा जाता है कि मध्य वाले तत्वों का जो द्रव्यमान होगा, पहले तो इन्होंने क्या किया कि इन तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा। जैसे मान लीजिए लिथियम 7 परमाणु भार इनका, इसी प्रकार इसका 23, सोडियम का और पोटेशियम का 39। तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा इन तत्वों को। और डोबेराइनर के अनुसार मध्य वाले तत्वों का जो द्रव्यमान होता है अर्थात सोडियम का, वो से 2 तत्वों के द्रव्यमान की औसत के तुल्य होता है। जैसे देखते हैं, यदि सोडियम का निकालते हैं, हमारे अनुसार यहाँ पर 23 है, और निकालते हैं तो लिथियम का परमाणु द्रव्यमान देखिए और पोटेशियम का देखिए, उसके आधार पर इनका औसत निकाल दीजिए। तो लिथियम का परमाणु द्रव्यमान 7 और पोटेशियम का 39, तो 46 × 23, अर्थात जो मध्य तत्व का द्रव्यमान होता है वो शेष 2 तत्वों के द्रव्यमान के औसत के तुल्य होता है। इसे डोबेराइन का त्रिक नियम कहा जाता है। इसी प्रकार न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत, अगला टॉपिक देखिए अपना। न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। तो देखिए, न्यूलैंड्स नामक वैज्ञानिक ने प्रकृति में 56 तत्वों की खोज की। कितने तत्वों की खोज की थी? 56 तत्वों की खोज की। और इन तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा। मतलब द्रव्यमान के आवर्तफलन होते हैं, ये द्रव्यमान के आवर्तफलन होते हैं। और इन्होंने बताया था कि न्यूलैंड्स ने कि इनका जो 8वां तत्व होता है वो पहले तत्व के गुणधर्म के समान होता है। मतलब 8वां तत्व यदि गैस है तो पहला तत्व भी क्या होगा? गैस होगा। ठीक है, तो 8वें तत्व का जो गुणधर्म होता है वो पहले तत्व के गुणधर्म के क्या होता है? समान होता है। इसे न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत कहा जाता है। अष्टक का अर्थ होता है 8, तो 8वें तत्व का जो गुणधर्म होता है वो पहले तत्व के गुणधर्म के क्या होता है? समान होता है। इसी प्रकार ये संगीत के स्वरों पर आधारित भी माना जा सकता है। तो संगीत के जो स्वर होते हैं सा रे गा मा, सा रे गा मा पा नी सा। तो देखिए, ये जो 8वां स्वर है पहले स्वर की क्या है? समान है। इसलिए इस नियम को संगीत के स्वरों पर भी आधारित माना जा सकता है। अब देखिए, न्यूलैंड्स के सिद्धांत की कुछ कमियां भी थी। एक तो इन्होंने भविष्य में पाए जाने वाले तत्वों के लिए अपनी जो आवर्त सारणी बनाई थी उसमें स्थान नहीं दिया था कि भविष्य में कोई तत्व मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसकी जानकारी नहीं दी थी। इसी प्रकार समस्थानिक के बारे में जानकारी नहीं दी थी। और न्यूलैंड्स ने अपनी आवर्त सारणी के लिए भविष्य में पाए जाने वाले तत्वों के लिए रिक्त स्थान भी नहीं छोड़े थे। इसी प्रकार न्यूलैंड्स के बाद में एक महान वैज्ञानिक और हुए थे जिनका नाम था मेंडेलीव। मेंडेलीव की आवर्त सारणी। देखिए, मेंडेलीव एक ऐसे महान वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने प्रारंभ में किसी आवर्त सारणी में स्तंभ और आवर्त का निर्माण किया था, अर्थात वर्ग और आवर्त का निर्माण किया था।
मेंडेलीव ने अपने आवर्त सारणी में क्या दर्शाया था, 8 स्तंभ थे। इस प्रकार ऊर्ध्वाधर जो होते हैं वो वर्ग होते हैं। इसी प्रकार उसमें 6 आवर्त का निर्माण किया था। इस प्रकार कितने आवर्त थे, 6 तो आवर्त थे, और वर्ग जो थे वो कितने थे, 8। मेंडेलीव ने 63 तत्वों की खोज की थी। कितने तत्वों की खोज की थी, 63 तत्वों की खोज की। और ये भी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखे गए थे। इन्होंने क्या किया था, इस सारणी के द्वारा धातु ऑक्साइड का ध्यान रखा था कि इसके सारणी के द्वारा, मेंडेलीव के सारणी के द्वारा धातु ऑक्साइड का ज्ञान होता है और भविष्य में पाए जाने वाले तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़े थे। इसी प्रकार इसमें सबसे बड़ी जो कमी थी वो थी, इसकी जो आवर्त सारणी थी वो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में नहीं थी। यदि आप सारणी को देखोगे तो उसमें क्या है, आप देखोगे कि 29 के बाद में 28 आया हुआ है परमाणु द्रव्यमान, तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में ये नहीं थी। इसी प्रकार समस्थानिक के बारे में इन्होंने जानकारी नहीं दी थी। इसी प्रकार इससे समय अगला टॉपिक आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी। देखिए ये जो आवर्त सारणी है, जैसे पीछे आपने आवर्त सारणी देखी थी वो वैज्ञानिकों के नाम पर थी, जैसे मेंडेलीव की, न्यूलैंड्स की, लेकिन इसको आधुनिक आवर्त सारणी क्यों कहा जाता है, तो इस आवर्त सारणी का जो निर्माण है वो हेनरी मोजले के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, हेनरी मोजले के द्वारा। और इस आवर्त सारणी के बाद में नई आवर्त सारणी का निर्माण नहीं हुआ है, इसलिए इस आवर्त सारणी को क्या कहा जाता है, आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। इसमें प्राय लगभग 114 तत्वों को स्थान दिया गया था। कितने तत्वों को, 114 को। कई बार 118 तत्व बता देते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अभी तक जो तत्व रखे गए इस आवर्त सारणी में वो 114 तत्व रखे गए हैं। और इसमें 18 स्तंभ, 18 वर्ग थे। इस प्रकार तो वर्ग या स्तंभ कितने थे, 18। और जो आवर्त थे वो कितने थे, 7 आवर्त का इसमें निर्माण किया गया था। इसमें धातु और अधातु को अलग दर्शाने के लिए टेढ़ी मेढ़ी रेखा का उपयोग किया गया। इस प्रकार यदि आप आवर्त सारणी में देखोगे, इस प्रकार टेढ़ी मेढ़ी रेखा आपको दर्शाई देगी। तो धातु और अधातु को अलग करने के लिए टेढ़ी मेढ़ी रेखा का उपयोग किया गया। उप धातु को दर्शाने के लिए अलग रंग का उपयोग किया गया। और किसी भी परमाणु में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए एक सूत्र का निर्माण किया गया। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसी भी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है, उसके लिए एक सूत्र प्रतिपादित किया। वो था 2n², जहाँ n है वो कोश की संख्या है कि कौन से कोश में कितनी है। जैसे यदि देखें पहले कोश में कितनी होंगी, k में, k के लिए n का मान होता है 1, तो इसमें परमाणु संख्या तो होगी 2 × 1 2। इसी प्रकार l में देखें तो l के लिए n का मान कितना होता है 2। तो इसके आधार पर देखते हैं इसमें परमाणु संख्या कितनी होगी 2 अर्थात 4, 2 × 4 8। इसी प्रकार आप अन्य कोश में इनकी संख्या को दर्शा सकते हो। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है एक नंबर में पूछा जा सकता है, उसका सूत्र क्या होता है, किसी कोश के लिए 2n² होता है। और इन्होंने एक मुख्य कार्य किया था कि अक्रिय जो गैसें होती है उनके लिए अलग स्थान दिया था। नीचे अलग 2 आवर्त का निर्माण कर रखा है जिनमें अक्रिय गैसों को रखा गया।